हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम फंक्शंस पढ़ रहे थे पहले। अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सिर्फ हम प्रोडक्शन के इनलाइन में उसके प्रोडक्शन मैनेजर का क्या क्या काम हो सकता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उसकी क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और किस किस जगह पे फंक्शंस रहते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्शन प्लानिंग, जो आप कितना प्रोड्यूस करने वाले हो, कहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हो, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने वाले हो, जो प्रोड्यूस करोगे उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर करोगे, बेसिकली आपका प्रोडक्शन के लिए क्या लगेगा, कितना बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे, और ये सब पूरे जितने भी रोल्स होते हैं ये आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कंट्रोल, जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो उसके ऊपर क्वालिटी चेक करना। जनरली इसमें क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा रेगुलेट करते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दवाइयाँ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी है। आप स्नैक्स की बात कर लो, आप बेवरेजेस की बात कर लो, वहाँ पे भी आपको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोका कोला पी रहे हो, उस कोका कोला के ऊपर जितनी कैलोरीज लिखी हैं आपको उतनी ही कैलोरीज उसमें ऐड करनी है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे, कम ऐड करोगे, फिर डायबिटिक पेशेंट होगा या फिर किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट मेजर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज इसी के अंदर आके क्वालिटी कंट्रोल। एंड द नेक्स्ट इज मेथड एनालिसिस। मेथड एनालिसिस मतलब आपको किस तरीके से बनाना है। इसके लिए हम आगे जाके और भी हम टाइप्स के पढ़ेंगे इसमें कि हम आपको कौन से मेथड्स को लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें एबीसी एनालिसिस के ऊपर, या फिर हम बात करें पोर्ट मेथड के ऊपर, या फिर लीफो फीफो, जो कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ेंगे इन मेथड्स को। और ये एनालिसिस जो है वो आपको बताता है कि आपकी सही क्वांटिटी क्या रहेगी और सही क्वालिटी क्या रहेगी। मतलब आपके पास मान लीजिए 100 kg का वीट है। अब उस 100 kg के वीट से आप क्या क्या बना सकते हो, और मान लीजिए आप बिस्किट बना रहे हो, तो एक बिस्किट में आपको कितना डालना है, कितना उसमें मैदा ऐड करना है, या फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स कितने ऐड करने हैं, किस टेम्परेचर पे उसको हीट करना है। तो ये सारी मेथडोलॉजीज जो होंगी वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सीखनी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट। आप जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो वहाँ पे वो पहली चीज़ कहाँ पे होने वाला है। अब आप कहाँ पे होने वाला है वो आप डिसाइड कैसे करोगे, जहाँ पे आपका मार्केट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को एमपी में सेल करना है, तो मैं एमपी में ही कोई लोकेलिटी देखूंगा जहाँ पे मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेने वाले हो। अब जैसे एमपी में वीट बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो आप एमपी में अपनी यूनिट सेटअप कर सकते हो रिलेटेड टू वीट। बट अगर मैं बात करूँ राइस की, आप राइस का कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पे बनाओगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर साउथ इंडिया में आप जा सकते हो। अब इसी तरीके से आप डिसाइड करोगे जहाँ पे भी आपका रॉ मटेरियल मिलेगा उसके पास में आप सेटअप कर सकते हो। बाकी आप दूसरे रिसोर्सेज देखोगे कि वहाँ पे सेटअप कैसा है। मान लीजिए मैंने कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करी और आसपास कोई स्कूल, हॉस्पिटल, रहने के लिए रेजिडेंशियल स्पेस, या फिर किराना स्टोर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस स्टैंड अवेलेबल नहीं है, स्टेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ये बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आके काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको एक अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जिससे आपकी कंपनी को भी फ़ायदा हो और आपके एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, जो आपने रॉ मटेरियल्स की बात करी, जो मशीनरी की बात करी, वो आप कहाँ से प्रोक्योर करने वाले हो और फिर उसको मेंटेनेंस करना। अब जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी इक्विपमेंट, किसी मशीनरी को यूज़ कर रहे हो तो उसकी टाइम टू अच्छी से हैंडलिंग होना चाहिए, उसकी सर्विसिंग होना चाहिए, उसका रिपेयर कंटिन्यूसली होना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप हर एक साल में एक नई मशीनरी खरीद रहे हो, बिकॉज फिर उससे आपका फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। एंड द लास्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है, तो हम उसमें समझेंगे कि आपको इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोडक्शन मैनेजर, कि उसका एट हाउस क्या काम होता है। सो सबसे पहला उसको परचेज करने का काम होता है। सबसे पहला जो मैनेजर होगा एक परचेज मैनेजर होगा, जो कि जाके सामान को खरीद के लेके आएगा, रॉ मटेरियल को अब सिलेक्ट करेगा, वो कितने सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस प्राइस पे देते हैं, उनका क्रेडिट रेशो क्या है। क्रेडिट साइकिल मतलब कि आपने जैसे मान लीजिए आज खरीदा कोई सामान, तो आपको उसके क्रेडिट साइकिल कितना मिलेगी, आपको 10 दिन बाद पैसे पे करने हैं, आपको 15 दिन बाद पैसे पे करने हैं। तो इस तरीके से आप क्रेडिट साइकिल भी समझोगे और फिर उनके लीगैलिटीज़ को भी समझोगे कि हर जगह पे लीगैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हर जगह गवर्नमेंट वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हम बात करें लेट्स से टोबैको कंपनीज जो हैं, उनको अगर टोबैको प्रोक्योर करना है तो उसके लिए उनको लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स।
आप उसके लिए जितना आप सामान खरीदने वाले हो उसके लिए आपको एक तो क्रेडिट साइकिल समझनी पड़ेगी। उस क्रेडिट साइकिल के अकॉर्डिंग आपको अपने कैपिटल को वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आज आपने कितना सामान खरीदा उतना पैसा आप साइड कीजिए, दूसरे दिन आपने सामान कितना खरीदा उसका साइकिल आप कंटिन्यूसली रखोगे और उसके लिए आप अलग से अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ में उस पैसे को सेटल आउट करते रहोगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना, बिकॉज आप अकेले नहीं हो जो कि इस प्रोडक्ट को बना रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक कॉमन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज को समझना और उनके साथ मिलकर काम करना ताकि पूरी इंडस्ट्री ग्रो हो पाए। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो क्या आप हमेशा उसी प्रोडक्ट को बनाते रहोगे, तो आप अपने R&D वाली टीम को बताओगे कि किस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो उसमें, कस्टमर्स को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो फीडबैक्स आप उन्हें दोगे ताकि जो R&D टीम है वो एक नया प्रोडक्ट और एक बेटर प्रोडक्ट मॉडिफाई करके बना पाएँ, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका मार्केट डिक्लाइन ना हो। देन नेक्स्ट इज लेबर, आप लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ये कि आपने वो लेबर्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। अब अगर वो स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, जैसे हम बहुत बार मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, बोनसेस नहीं मिलते, तो वो लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते तो वो लोग स्ट्राइक करने लगते हैं। तो ये एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो लेबर यूनियन के हेड से कंटिन्यूसली बात करता रहे और उनके साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे ताकि इस तरीके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन नेक्स्ट इज फाइनेंस। अब जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आप अपने कैपिटल को वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिवाइड करोगे और फिर उसको यूटिलाइज करना। जैसे फिक्स कैपिटल तो आप एक बार आप मशीनरी के ऊपर लगा दोगे, तो उसको मैनेज करना, उसको रिपेयर करना टाइम टू टाइम, और वर्किंग कैपिटल आपको डे टू डे बेसिस पे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको मेंटेन करना। एंड एट दी एंड जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको आपको मार्केटिंग टीम को ही बताना है कि भाई कि 3 महीने बाद में एक नया प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करो। और मतलब बेसिकली अपनी साइकिल बता दोगे कि आपको कितने टाइम बाद बनाने वाले हो, क्या फीचर्स रहने वाले हैं उसके, क्या प्राइस पॉइंट रहने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग टीम अपने डिसीजंस लेगा कि किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट की प्रोडक्शन मैनेजर आपकी हायरार्की में कहाँ पे लाई करता है। तो सबसे ऊपर आते हैं आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि आपके ओनर्स हो जाएंगे जनरली आपकी कंपनी के। देन नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका चीफ मैनेजर जैसे कि CEO हो सकता है, और CEO के अंदर आते हैं आपके ऑपरेशनल हेड्स। और ऑपरेशनल हेड्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे पर्सनल मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया। उसी तरीके से एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा जो कि आपके हो सकता है आपकी इंडिया में आपके 5 आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हों, तो उस प्रोडक्शन यूनिट का एक मैनेजर होगा। फिर हर एक आउटलेट के ऊपर इनके अंडर आएंगे सबलेट मैनेजर्स। जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिसका MP में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 5 यहाँ पे अलग अलग हाउसेस सेटअप है और इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो दिल्ली में इनका प्रोडक्शन मैनेजर बैठेगा जो कि ऑडिट करेगा इन सारे 5 मैनेजर्स को और उनको बताएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, और उनसे कंटिन्यूसली रिपोर्ट लेगा। ऐसा नहीं हो कि कभी किसी की मशीनरी खराब हो गई, कभी किसी के लेबर स्ट्राइक पे चले गए, कभी किसी एरिया में कर्फ्यू लग गया, स्ट्राइक लग गया, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो अपने डेडलाइंस को मिस कर सकते हैं। तो वो सब इनके नीचे आ जाएंगे और वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बताएंगे कि क्या क्या प्रोडक्शन में चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।